नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे पर आज जबरदस्त छापेमारी चलती रही। सीबीआई की टीम ने राबड़ी और तेजस्वी से घंटों पूछताछ की, लेकिन शाम को रांची से जब लालू लौटे तो इन्होंने इसे बीजेपी की साजिश करार दिया। चाणक्य ने 2 साल पहले सरला को उससे साथ रजिस्ट्री हो गया और 2006 में टेंडर हुआ वो पेन। सुनो प्रकार, सपना तो उसको सपना आ रहा था क्या चाणक्य को, उसको सपना आ रहा था कि हमको 2006 में हमको मिल जाएगा। ये बेतुका बात बोल करके असल में ये चाहते हैं कि हमको नस्ताबूद करें। सुनो मोदी, अमित शाह, फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। तुमको यहाँ से हम लौटाए हैं बिहार से, तुम हथियाना चाहते हो, महागठबंधन में लड़ाई कराना चाहते हो। ये सारा चीज को हम लोग समझ रहे हैं। इसलिए 27 तारीख को जो महान रैली होगी ऐतिहासिक, उसमें गांव के लोगों को हम बुला रहे हैं। लालू के कुनबे के 12 ठिकानों पर ये छापे चलते रहे सीबीआई के, लेकिन उससे ज्यादा राबड़ी देवी और उनके बेटे से पूछताछ थी, जो लगभग 2 दर्जन सीबीआई के अधिकारी कर रहे थे। बाहर हलचल थी, लालू रांची में थे और नीतीश और लालू के गठबंधन पर सवाल उठ रहे थे। लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के एकदम नहीं। बिहार के राजपाट में आधे के हिस्सेदार लालू यादव की इस बौखलाहट के पीछे बड़ी वजह है। लालू 27 अगस्त को सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की कवायद में जुटे, लेकिन उससे पहले उनके और उनके परिवार वालों के 12 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मार दिया। सीबीआई ने बिहार में राबड़ी देवी के घर पर छापा मारा, तो वहीं पटना के चाणक्य और सुजाता होटल, लालू यादव के मॉल, दिल्ली में सरला फार्म हाउस, प्रेमचंद्र गुप्ता के फार्म हाउस पर भी छापा मारा। लालू के पटना के घर 10 सर्कुलर रोड पर करीब 2 दर्जन सीबीआई अधिकारियों ने छापा मारा। लालू यादव घर में नहीं थे, राबड़ी देवी बाकी परिवार के साथ घर में ही मौजूद थी। हम मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव के आवास, पटना आवास पर, और ये श्रीमती राबड़ी देवी का सरकारी आवास है और यहीं पे ये सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जो कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2006 में, उस समय कुछ जो ठेके दिए गए थे उसकी जांच करने के लिए ये छापे पड़ रहे हैं। ये मामला 2006 का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहते नियमों की अनदेखी कर निजी कंपनियों को टेंडर बांटे गए। इसको लेकर सीबीआई ने 7 लोगों और एक कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये लोग शामिल हैं: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, लालू की पत्नी राबड़ी देवी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता प्रेमचंद्र गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, पूर्व आईआरसीटीसी मैनेजिंग डायरेक्टर पीके गोयल, होटल चाणक्य के मालिकाना हक वाली कंपनी के डायरेक्टर विजय कोचर, सुजाता होटल्स कंपनी के डायरेक्टर और विजय कोचर के भाई विनय कोचर, और पटना में मॉल के जरिए जमीन खरीदने वाली यादव फैमिली की कंपनी लारा प्रोजेक्ट्स। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है, और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। सीबीआई का आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते पद का दुरुपयोग किया और मनमाने तरीके से ठेकों का आवंटन किया।
सीबीआई ने करीब 1 दर्जन जगहों पर आज रेड की और उस रेड का मकसद था क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस वक्त रेल मंत्री थे उन्होंने अपने पद पर रहते हुए सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नियमों को ताक पर रख करके होटल्स लीज पर दिए और उसकी एवज में न सिर्फ करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के दाम ली बल्कि उसको लोगों की नजरों से छुपाने के लिए एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ट्रांसफर भी कराया। इससे पहले 1000 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी के मामले में 16 मई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लालू से जुड़े 22 रियल एस्टेट कर्मचारियों के यहां छापेमारी की। लालू प्रसाद पहले ही चारा घोटाले के साथ साथ आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं। लालू के साथ उनका पूरा कुनबा जांच एजेंसियों के निशाने पर है। जिस समय लालू और उनके परिवार वालों के ठिकानों पर छापे पड़ रहे थे उस वक्त लालू रांची में थे। उन्होंने इन छापों को राजनीतिक साजिश बता दिया। सुनो मोदी, अमित शाह फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे, लेकिन तुम्हारा संपूर्ण रूप से सारा बुनियाद, तुम्हारा अहंकार चूर चूर हम कर देंगे और हमारी जनता चूर चूर कर देगी। लालू यादव 27 अगस्त को सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में है। इस रैली की खास बात यह है कि लालू पहली बार अखिलेश यादव और मायावती को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। यही वजह है कि लालू के समर्थक सीबीआई छापों को राजनीतिक बदले के तौर पर देख रहे हैं। इसकी आशंका हमने पहले कई बार कहा भी है कि केंद्र सरकार के कठपुतली के रूप में काम करिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेट एजेंसी ये विरोधी को फंसाने का एजेंसी बन गया है। यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर राष्ट्रपति के चुनाव के बीचों बीच इस प्रकार की 12 साल बाद छापेमारी कर बदला लेने की भावना से प्रतिशोध से काम करना सरासर गलत है। विपक्ष केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी के नेता लालू और उनके बहाने नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे हैं। अब सच सामने आ रहा है, इसमें आरजेडी के लोगों को तकलीफ नहीं माननी चाहिए। ये जो आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष है, ये सरासर गलत है। लालू और उनके कुनबे के ठिकानों पर सीबीआई के छापों से एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। तमाम निगाहें अब सीबीआई और नीतीश कुमार के अगले कदम की तरफ हैं। इन छापों के बाद लालू की ड्रीम रैली के भविष्य पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। दिल्ली में अशोक सिंघल, शिवेंद्र श्रीवास्तव, चिराग गोठी, पटना में रोहित सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, आज तक। आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले से अभी उभरे भी नहीं थे कि लारा घोटाले की मुसीबत उनके कुनबे पर, उनके खानदान पर आ गई। ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। लालू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी कंपनियों को टेंडर्स दिए, ठेके दिए और बदले में करोड़ों रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव अपने नाम करवा ली। सीबीआई का छापा लालू यादव और उनके कुनबे के 12 ठिकानों पर पड़ा, लेकिन इन छापों से बिहार की सियासत हिल गई है। सीबीआई ने लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक पूछताछ की। सीबीआई ने लालू की पत्नी राबड़ी देवी से भी 8 घंटे तक पूछताछ की। इन दोनों से पटना में लालू के निर्माणाधीन मॉल के बारे में पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछा कि पटना में सगुना मोड़ की जमीन आपने कब खरीदी, डिलाइट मार्केटिंग में आपको शेयर कब और क्यों मिले, डिलाइट में ज्यादा शेयर के बदले कितनी रकम अदा की, पटना में बन रहे मॉल के लिए रकम का इंतजाम कहां से हुआ और डिलाइट मार्केटिंग कंपनी का नाम लारा प्रोजेक्ट क्यों रखा गया। बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के बेटे तेजस्वी यादव से सीबीआई ने पूछा कि पटना में बन रहे मॉल में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, डिलाइट मार्केटिंग से लारा प्रोजेक्ट में शेयर क्यों ट्रांसफर किए, मॉल वाली कंपनी में आपके परिवार से कौन कौन हिस्सेदार है, पटना में सगुना मोड़ वाली जमीन आपने कितने में खरीदी, मॉल की जमीन का जिक्र क्या आयकर रिटर्न में किया गया है। वक्त लालू के खिलाफ है तो नीतीश कुमार भी असमंजस में हैं। वहीं बीजेपी इस मौके को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। और आज रातों रात तेजस्वी और तेज प्रताप
इस अरबों की संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। अब यहाँ से क्या होगी? तेजस्वी के खिलाफ FIR दर्ज हो गया है, वो कैबिनेट में मंत्री भी हैं, डिप्टी CM भी हैं। इसीलिए अब नीतीश जी की अग्नि परीक्षा है और हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि दोनों बेटों को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें जाए। अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, कैसे इसमें लालू के साथ साथ राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी फंसे हुए हैं। साल 2006 में रेलवे ने हेरिटेज PNR के 2 सरकारी होटल्स का टेंडर निकाला। एक होटल रांची में था, वहीं दूसरा पुरी में। इस होटल के मेंटेनेंस और काम का टेंडर चाणक्य होटल की निजी कंपनी को दिया गया, जिसमें IRCTC के MD PK गोयल पर नियमों को ताक पर रखने का आरोप है। वहीं 2 आरोपी चाणक्य होटल के MD भाई विनय कोचर और विमल कोचर हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में चाणक्य की तरफ से एक जमीन डिलाइट ग्रुप को दी गई। डिलाइट ग्रुप की मालकिन सरला गुप्ता सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं। ये जमीन 65 लाख रुपए में दी गई, जबकि जमीन की कीमत 32 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके बाद 2008 में वो जमीन डिलाइट ग्रुप ने लारा प्रोजेक्ट के नाम कर दी। लारा प्रोजेक्ट लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटे तेजस्वी यादव के नाम है। हालांकि बाद में लालू ने अपना नाम ग्रुप से हटा लिया। इसी जमीन पर अब पटना में मॉल बन रहा है। NGT की आपत्तियों के बाद फिलहाल उसका निर्माण रोक दिया गया है। सुजीत झा के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा मुसीबत में है। लालू खुद अभी चारा घोटाले में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तो तेज प्रताप बेनामी संपत्ति के मामले में बेटी बीसा और दामाद आयकर विभाग के निशाने पर हैं। राबड़ी देवी भी अब इस फंदे में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी लालू फ्रंट फुट पर हैं और बीजेपी नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बिहार की राजनीति का सबसे मजबूत कुनबा मुश्किलों में घिरा हुआ है। 3 महीने के भीतर दूसरी बार लालू यादव के ठिकानों पर छापा पड़ा है। परिवार के मुखिया लालू यादव अब तक चारा घोटाले से उभरे नहीं हैं। उन्हें 5 साल की कैद की सजा हुई थी। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। लालू को चारा घोटाले मामले में हर हफ्ते रांची में पेशी पर जाना पड़ता है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी पर CBI के ताजा छापों से नई आफत आ गई है। लारा प्रोजेक्ट कंपनी में राबड़ी देवी का भी नाम है, जिसके नाम 32 करोड़ रुपए की जमीन महज 65 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दी गई। लालू के बेटे और बिहार के डेप्यूटी CM तेजस्वी यादव भी इसी लारा घोटाले में फंसे हुए हैं। पटना में बन रहे बिहार के सबसे बड़े मॉल में तेजस्वी की भी हिस्सेदारी है। इस मॉल की लागत 750 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लालू यादव के दूसरे बेटे तेज प्रताप यादव पर करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति का आरोप है। तेज प्रताप को जिस जमीन पर पेट्रोल पंप आवंटित हुआ था, वो भी विवादित है। इसी वजह से BPCL ने तेज प्रताप के पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त कर दिया। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार पर आयकर विभाग का शिकंजा कस गया है। दोनों से कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स विभाग ने घंटों पूछताछ की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ED भी अब इनके खिलाफ जांच शुरू कर रहा है। यही नहीं, लालू और उनके कुनबे की डिलाइट मार्केटिंग, AB होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, AK इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की संपत्ति को आयकर विभाग ने अटैच कर लिया है। पिछले 16 मई को लालू यादव और उनके कुनबे की 1000 करोड़ रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लालू से जुड़े 22 रियल एस्टेट कारोबारियों के यहाँ छापेमारी की थी। कहने की जरूरत नहीं कि लालू का पूरा कुनबा इस वक्त मुसीबत में है। कमाल ये है कि इतनी मुसीबतों के बावजूद लालू फ्रंट फुट पर हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में 21 साल की एक लड़की की हत्या की सनसनीखेज खबर की रिपोर्ट। 21 साल की रिया ने सपना देखा था आसमान में उड़ने का। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन एक सनकी आशिक ने सरेआम उसे चाकुओं से गोद डाला। 7 वार किए वो तड़पती रही और बेदर्द दिल्ली तमाशा देखती रही।
इन तस्वीरों ने देश की राजधानी दिल्ली में लड़कियों की सुरक्षा पर बट्टा लगा दिया है। इतना सनसनीखेज और इतना क्रूर कत्ल, वो भी दिल्ली की बीच सड़क पर, यह वाकई हैरान करने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों एक 21 साल की जवान लड़की को एक लड़का सरेआम चाकुओं से गोद डालता है। वो एक के बाद एक 7 बार लड़की पर चाकुओं से वार करता है और दिल्ली वाले सिर्फ तमाशा देखते रहते हैं। लड़की सड़क पर 15 मिनट तक तड़पती रहती है, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। पूरी इनसाइड स्टोरी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। जी हां, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है दिल्ली के रिया की। वो रिया जिसने आसमान में उड़ने के सपने संजोए थे। वो बादलों का सफर करना चाहती थी, लेकिन एक सिरफिरे और सन की आशिक ने उसकी उड़ान का कत्ल कर दिया। बहन मेरी रिया गौतम कम से कम 10 से 15 मिनट वहाँ पड़ी रही। उसको बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती रही, बहुत ज्यादा ब्लडिंग जिसे कहते हैं। वो वैसी इतनी पतली सी थी, 21 इयर्स की ओनली, और इतनी पतली सी थी वो, उसका सारा ब्लड यही निकल चुका था। तो लोगों ने बिल्कुल मदद नहीं करी? लोग भीड़ भाड़ इतनी थी कि दुनिया देख रही है खड़े होकर तमाशा। राजधानी के मानसरोवर पार्क इलाके में सन की आशिक ने रिया पर सरेआम चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। इस सन की आशिक ने रिया की कमर में चाकू मारे, पीठ में चाकू से वार किया। कुल मिलाकर 7 बार चाकू से वार किया। पिछले 1.5 साल से ये लड़का रिया को परेशान कर रहा था। रिया के परिवार ने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 21 साल की रिया दिल्ली के शाहदरा के रामनगर में रहती थी। पिता गिरवर सिंह मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में लैब असिस्टेंट हैं। रिया ने हाल ही में एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट से कोर्स पूरा किया था। वो एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उसके अरमानों को चाकुओं से गोद दिया गया। 21 साल की थी और वो शाम के 5:30 बजे के लगभग की कॉल है, और इसमें एक लड़का है आदिल नाम का, 22 साल का है, और पहले भी ऑटो लिफ्टिंग का मुकदमा में MS पार्क में अरेस्ट हो चुका है। तो उसने चाकू मार दिया एक को, वो भी वहीं पर रामनगर में ही, गली नंबर 4 में। बुधवार यानी 5 जुलाई की शाम 5:10 पर रिया घर से बाहर निकली थी। अभी वो घर से करीब 100 कदम दूर ही थी कि अचानक आदिल उर्फ मुन्ने खां, जिसकी उम्र 22 साल है, रिया का रास्ता रोक लेता है। आदिल पहले रिया से कुछ बातचीत करता है, इसके बाद चाकू निकालकर हमला कर देता है। रिया जान बचाने के लिए पास के एक फोटो स्टूडियो में घुस जाती है। यही वो फोटो स्टूडियो की दुकान है जिसके अंदर रिया चाकू लगने के बाद घुसती है, लेकिन आदिल भी अनिल फोटो स्टूडियो की इस दुकान में घुस जाता है और रिया पर चाकू से फिर वार करता है। इतने में रिया की बहन कोमल वहां आ जाती है और अपने भाई के साथ रिया को GTB अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन इलाज के दौरान रात में करीब 12:15 बजे रिया की मौत हो जाती है। इस वक्त हम दिल्ली के रामनगर इलाके में मौजूद है। दरअसल ये जो आप CCTV देख रहे हैं आगे की तरफ, इसी CCTV में पूरी इमेज कैप्चर हुई जिसमें लड़की को ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। दरअसल यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लड़की को चाकू से मारा गया। इसके बाद लड़की यहाँ से भागी अंदर की तरफ। यहाँ अंकल खड़े, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, अंकल बताइए इसी घर में भागी थी? दुकान में, बड़ी दुकान में घुस गई थी। दुकान खुली थी, दुकान में कोई था नहीं है। अच्छा। तो उसने अकेले मतलब मौका देख कर मतलब उसको कर दिया। तो दुकान में कोई नहीं था? दुकान में उस टाइम कोई नहीं था, गए हुए थे बाहर। अच्छा। दुकान खुली हुई थी। तो कौन सा CCTV में आया? ये जो बाहर लगा हुआ इसमें आया सारा? हाँ, ये उधर का उनका पड़ोसी का CCTV उसमें आया हुआ है। अच्छा। हाँ। फिलहाल देखिए पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। दरअसल यही वो CCTV है जहां पर ये पूरी फुटेज कैप्चर हुई है। लड़की दरअसल यहाँ उसको अटैक किया गया था और यहाँ से ये दुकान खुली हुई थी, इस दुकान के अंदर भागी थी। ऐसा अंकल का कहना है कि दुकान के अंदर कोई नहीं था। अनिल फोटो स्टूडियो है ये, यहाँ दुकान के अंदर कोई नहीं था। और उसके बाद यहाँ लड़की काफ़ी देर तक पड़ी रही और आरोप है कि लड़की को बचाने के लिए भी यहाँ पर जो है वो कोई नहीं आया। हम आपको बता दें कि मार्च में रिया और उसके परिवार ने MS पार्क थाने में आदिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। रिया के परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अगर पुलिस आदिल पर उसी वक्त एक्शन लेती तो आज रिया जिंदा होती, उसकी उड़ान के सपने जिंदा होते। अगर पुलिस पहले कुछ न कुछ कार्रवाई करती या पहले थोड़ी सी भी एक्टिव होती तो आज शायद ऐसा कुछ ना होता, आज इतनी बड़ी नौबत ना आती। आखिर कौन है ये आदिल और क्यों वो रिया के पीछे पड़ गया? पुलिस ने क्यों आदिल पर सख्त एक्शन नहीं लिया? रिया की कहानी में
बड़ा सस्पेंस अभी बाकी है। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं रिया की हत्या की इनसाइड स्टोरी। रिया के पीछे आदिल इस तरह से बढ़ा कि उसकी जान लेकर माना। रिया की गलती सिर्फ इतनी थी कि एक बार रिया ने आदिल की कैब में उससे लिफ्ट ली थी। बस आदिल एक तरफा रिया से प्यार करने लगा और अंत उसकी जान लेकर। रिया अपनी जिंदगी की उड़ान के सपनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए सो चुकी है और रिया का कातिल यानी आदिल फरार है। रिया के परिवार का आरोप है कि आदिल रिया का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया है। हम आपको बता दें कि कातिल आदिल रिया के पड़ोस में रहता था। जांच में यह भी पता चला है कि रिया और आदिल एक दूसरे को जानते थे। आदिल कभी कभी रिया से बातचीत भी कर लिया करता था, लेकिन जब रिया को आदिल के इरादों का पता चला तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन आदिल उसका लगातार पीछा करता रहा, यहाँ तक कि एक दिन तो वो निर्माण विहार में उसके इंस्टीट्यूट भी पहुंच गया। इतना ही नहीं, इस साल की शुरुआत में रिया और आदिल के बीच कहासुनी भी हुई थी और आदिल ने रिया को चांटा मार दिया था। साथ ही रिया के चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी भी आदिल ने दी थी। वो ऑन रोड उसको परेशान करता है हमेशा। वो उसको फोर्स करता है कि तू मेरे से दोस्ती कर, मेरे साथ चल, मेरे साथ प्यार कर, ये सब उसके था। और मेरी सिस्टर हमेशा उसको मना कर दी थी और वो मना करती थी सिर्फ इसीलिए वो हमेशा उसके प्रेशर में, मतलब उसे डर के इसी से परेशान होकर रिया ने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने उसे हल्के में लिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि मार्च में आदिल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद छानबीन की गई थी। आरोपी आदिल को थाने में भी आने को कहा गया था, लेकिन वो गुजरात भाग गया। लेकिन गुजरात से भी आदिल ने रिया को फोन करना नहीं छोड़ा। रिया का कत्ल करने से 4 दिन पहले आदिल अपनी नानी के घर अलीगढ़ पहुंच गया था और वहां से वो मंगलवार यानी 4 जुलाई को दिल्ली आ गया। फिर बुधवार यानी 5 जुलाई को आदिल ने वारदात को अंजाम दिया। इस वक्त हम दिल्ली के रामनगर इलाके में मौजूद है। दरअसल ये जो घर है लड़के का घर है और यहीं पर जो लड़की है उसकी हत्या हुई थी बिल्कुल पास ही। और यहाँ पर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज भी सामने है जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो आरोपी आदिल है वो चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहा है। परिवार का आरोप है इस पूरे मामले में कि आदिल की पहले भी शिकायत की गई थी, बावजूद उसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिवार मौजूद है, उनकी फैमिली मौजूद है, उनसे भी हमारी बात हुई। उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की बात करते हैं। आपको लगता है पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? आपको लगता है पुलिस की लापरवाही रही है? हाँ, पुलिस तो है ही, सबको पता है, पूरी इंडिया को पता है कि पुलिस कितनी लापरवाह है। सबको ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। इन्हें पैसे देते रहो, तो सोच रहे कहीं। लड़की बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ये घर मेरे सामने, देखिए घर सामने था और बाकायदा ये परिवार है और इनका साफ साफ कहना है कि लड़की ने बाकायदा इस बाबत कंप्लेंट भी की थी मार्च में, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस मौके पर है, पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, लेकिन अभी तक आरोपी आदिल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और यही जो सीसीटीवी आप देख रहे हैं दरअसल यहीं पर पूरी रिकॉर्डिंग हुई है जिसमें साफ है कि किस तरह से शाम के वक्त लड़का यहाँ आया और उसने ताबड़तोड़ चाकू से वार किए। और आप देख सकते हैं परिवार गमगीन है। यहाँ सिर्फ परिवार के लोग नहीं बल्कि आसपास के लोग भी मौजूद हैं और फिलहाल सभी का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। चाकुओं के 7 वार झेलने के बाद खून से लथपथ रिया 15 मिनट तक वहीं पड़ी रही, जिससे उसका सारा खून बह गया। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो रिया के 2 भाइयों और रिश्तेदारों ने उसे पूरा 9 यूनिट खून दिया। फिर भी रिया की जान नहीं बच सकी। पुलिस ने आदिल की मां और बहन से पूछताछ की तो रिया और आदिल के बारे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ और वो ये है, आदिल करीब 2 साल पहले एक स्कूल वैन चलाता था। इस वैन में वो रिया को घर से लाने और छोड़ने जाता था। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन रिया को लगने लगा कि उसका परिवार आदिल को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा रिया को आदिल की आपराधिक छवि के बारे में भी पता चल गया। हम आपको ये भी बता दें कि आदिल के पिता की काफी समय पहले मौत हो चुकी है। घर का खर्च चलाने के लिए वो बचपन से ही मोटर मैकेनिक का काम करने लगा था और स्कूल वैन भी चलाता था। लेकिन दिल्ली में सरेआम एक लड़की को चाकू से गोद डालना ये वाकई हैरान करने वाला है।
क्या दिल्ली के लोग इतने खुदगर्ज हो चुके हैं कि अपनी आंखों के सामने वो किसी का कत्ल होते हुए भी देख सकते हैं? अगर वक्त रहते रिया को अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो आज रिया जिंदा होती। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं पानी पानी पहाड़। जहां उत्तराखंड में पहाड़ खिसक रहे हैं, मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की सांसें अटकी पड़ी हुई हैं। यहां सड़कें बुरी तरह से दूसरे हिस्सों से कट गई हैं, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। पांच तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उत्तराखंड के 5 शहर कुदरत की तबाही झेल रहे हैं। मूसलाधार बारिश ने पहाड़ों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश में पहाड़ भी दरक रहे हैं। सड़कों पर नदियां बह रही हैं। उत्तराखंड में कुदरत मौत बनकर बरस रही है। पत्थर की चट्टान पर बैठे इन 3 लड़कों को देखिए। पानी ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। नदी उफन रही है और सैलाब डरा रहा है। अब बेचारे जाएं तो जाएं कहां? पत्थर पर बैठे बैठे मदद के इंतजार में आंखें पथरा रही हैं। तस्वीरें हल्द्वानी की हैं। यहां बारिश बेशुमार हुई तो गौला नदी की लहरें उछल उछल कर बहने लगी। गौला नदी का जलस्तर 21,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। बैराज के सभी 6 गेट खोल दिए गए हैं। उफनती नदी को देखते हुए शहर में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नैनीताल में मॉनसून बेदर्द बना हुआ है। आलम यह है कि नैनीताल की जो सड़कें सैलानियों से गुलजार रहती थी, आज उन सड़कों पर सिर्फ पानी का पहरा है। नैनीताल में पिछले 48 घंटों में आसमान से इतना पानी बरसा कि यहाँ की सड़कें ही नदियों में तब्दील हो गई। आज तक ब्यूरो। में जबरदस्त बारिश और बाढ़ ने उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। घर तिनकों की तरह बाढ़ में बिखर रहे हैं, लोग परेशान हैं और सबसे ज़्यादा बारिश और बाढ़ कहर बरपा रही है वो पूर्वोत्तर में। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। सड़कों पर पानी ही पानी है। गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से आने वाली तबाही के संकेत दे रही हैं।